मतलब पैथोजन जिसको बोलते हैं, मतलब ऐसा ऐसा तत्व, ऐसा चीज जो हमारा शरीर को बीमार करता हो, है ना। तो उस केस में क्या करता है हमारा शरीर में ब्लड, तो उसके अगेंस्ट ना मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और हमारे शरीर के अंदर जो पैथोजन्स घुसता है, पैथोजन्स बोले तो मतलब शरीर से बाहर का वैसा चीज जो हमारा शरीर में डिजीज पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है, तो ब्लड का यहाँ पे काम होता है, उसको वो रोकता है, ठीक है ना, उसको वो रोकता है। उसके बाद में और एक चीज होता है, जैसे हमारा शरीर का जो होता है बॉडी टेम्परेचर जो होता है ना, एक होता है ना कि मतलब हम लोग का शरीर का बॉडी टेम्परेचर हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस मापते हैं ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाएगा तो 98.6 है ना फ़ारेनहाइट। उसके बाद अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो ये ब्लड का ही काम होता है कि हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है ना, उसको रेगुलेट करता है। जैसे जैसे बीमारी होता है तो हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, या फिर घट भी जाता है। तो ये काम किसका है, ये काम है हमारा ब्लड का, ठीक है। और नेक्स्ट चीज आता है जैसे कि एक होता है हमारा शरीर का पीएच। अच्छा, पीएच को हम इस तरह से समझेंगे, जैसे हम कोई भी चीज को जब हम जीभ में चखते हैं ना, है ना, जीभ में चखते हैं तो बोलते हैं ना कि इसका स्वाद खट्टा है, इसका स्वाद मतलब टेस्टलेस है, इसका स्वाद कड़वा है ना। तो इसी तरह से कोई भी चीज होता है ना तो उसका एक्चुअली स्वाद होता है ना। तो इसको हम किस पे मापते हैं, पीएच स्केल होता है, पीएच मतलब हाइड्रोजन पावर कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग उसको मापते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है तो हमारा ब्लड ही है जो हमारा शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है ना, उसको मेंटेन करके रखता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। जब हम लोग ब्लड का जब पीएच वैल्यू जब हम उसको जब मापते हैं तो वो आता है करीब करीब 7.2 आता है, ठीक है, 7.2 आता है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आता है, नेक्स्ट चीज आता है जैसे कि आपका हो गया ये तो हम बता दिए कि ब्लड जो होता है ना, ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू है, उससे सब कुछ कनेक्टेड होता है। और ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर निकाला किडनी के थ्रू, या फिर कोई इंपॉर्टेंट जो पोषक तत्व होता है उसको शरीर के एवरी पार्ट तक पहुंचाना, ठीक है। ये है ब्लड का काम। अच्छा, अब ब्लड तो हम बोल दिए, ठीक है। तो एक्चुअली ब्लड का भी कई एक पार्ट होता है ना। अगर हम पार्ट का बात करें तो ब्लड जो है उसको हम मोटा मोटी 4 भागों में बांटते हैं, है ना। खून जो है उसको मोटा मोटी हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा होता है। और दूसरा भाग जो होता है वो आरबीसी होता है। आरबीसी मतलब लाल रक्त कण जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद में तीसरा पार्ट होता है डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग श्वेत रक्त कण कहते हैं। उसका चौथा जो होता है वो प्लेटलेट होता है ना। तो प्लेटलेट होता है, फिर से बोलिए। अच्छा, देखो बेसिकली ब्लड को जो है ना हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, है ना, 4 भाग में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, 4 भाग जो होता है ना, तो उसमें हम 3 ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो एक हो गया प्लाज्मा, ठीक है। रक्त का जो पार्ट होता है 4 है एक्चुअली। तो फर्स्ट पार्ट इज प्लाज्मा, सेकेंड पार्ट इज आरबीसी मतलब लाल रक्त कण, थर्ड पार्ट होता है आपका डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, है ना। उसके बाद फोर्थ पार्ट होता है वो आपका प्लेटलेट होता है ना। तो हम एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। अच्छा, एक चीज जब हम अपना शरीर से ब्लड को निकालते हैं और उसको रखते किसमें है, एक्चुअली उसका कंटेनर होता है ना। तो वो जो है ना ब्लड का टेस्ट के हिसाब से उसमें अलग अलग ट्यूब में रखा जाता है। जब भी आप लैब में गए होगे कभी भी या कहीं देखे होगे तो ब्लड जो होता है ना, खून जो होता है ना, उसको अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है, ट्यूब्स में रखा जाता है। उसमें एक्चुअली कोडिंग भी होता है ना। लाल कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा, उसके बाद में आपका ग्रे कलर का होगा,
उसके बाद में आपका लैवेंडर कलर का होगा। तो मतलब हमको इम्पोर्टेंस के हिसाब से, जरूरी क्या है उसके हिसाब से अलग अलग ट्यूब में हमको ब्लड को रखा जाता है ना। तो पहला आपका आता है प्लाज्मा जो आता है ना। प्लाज्मा जो आता है ये जो होता है ना। तो अगर हम ब्लड को ट्यूब्स में रखते हैं है ना, तो वो एक्चुअली जब ट्यूब में रख के उसको छोड़ देते हैं ना, तो ब्लड एक्चुअली, ब्लड तो सस्पेंशन है ना। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी लिक्विड को जो हम रखते हैं उसमें सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होता है, वो जो भारी होता है वो नीचे की ओर सेटल डाउन होता है, नीचे की ओर वो बैठ जाता है। ठीक है, जो हल्का चीज होता है वो ऊपर की ओर रह जाता है। तो अगर हम ब्लड को, है ना, अगर हम ब्लड को एडीटीए वाला भाई में जब लेंगे, एडीटीए बोले तो ये थोड़ा सा टर्म हाई हो गया, तो उसमें एडीटीएबल ब्लड में अगर रखेंगे, ट्यूब में रखेंगे, तो उस इजिटियम ट्यूब का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट जिसमें ट्रांसपेरेंट जो लिक्विड बच जाता है, जो येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर का होता है, वो प्लाज्मा हुआ। अगर वही ब्लड को अगर हम लाल ट्यूब में रखते हैं तो उसमें जो ट्रांसपेरेंट होता है उसको सीरम बोलते हैं, है ना। तो हम यहाँ प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो उसको हम रख देंगे, सेटल डाउन होगा, ऊपर जो ट्रांसपेरेंट चीज होगा वो प्लाज्मा हुआ। तो हमारा ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, तो प्लाज्मा में, ब्लड में प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है करीब करीब 55% के आसपास होता है ना, करीब करीब 55% के आसपास होता है। उसके बाद में नीचे जो होता है सेल्स होता है, ठीक है ना। तो नीचे आरबीसी होता है, आरबीसी बोले तो लाल रक्त कण जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका अमाउंट जो है, उसका मात्रा जो है करीब करीब 45% के आसपास होता है। अब देखो, प्लाज्मा ऊपर हो गया, नीचे आपका आरबीसी हो गया, और आरबीसी और प्लाज्मा को डिवाइड करने वाला एक पार्ट होता है जिसमें व्हाइट कलर का, जिसको हम लोग बफी कोड बोलते हैं। बफी कोड बोले तो मतलब वहां पे प्लेटलेट होता है ना, प्लेटलेट होता है और डब्ल्यूबीसी होता है, और ये हमारे ब्लड का 1% के आसपास होता है ना। हमारा ब्लड में 55% के आसपास प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा। उसके बाद में 45% के आसपास आपका आरबीसी होता है, लाल रक्त कण होता है। उसके बाद में 1% के आसपास आपका प्लेटलेट प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो हम आपको बताएं, तो प्लाज्मा, और प्लाज्मा में जो है, जो हम बोले आपका 55%, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन हुआ। तो एक्चुअली इसको बताना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि, तो क्योंकि जितना भी एंटीजन और एंटीबॉडी होता है ना, और अदर्स जो इसी में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। क्योंकि हमको अगर ब्लड का टेस्ट भी करना होता है ना, तो हम उसी प्लाज्मा, उसी सीरम का यूज करते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद में होता है, उसमें प्लाज्मा का जब बात हुआ तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन 7% के आसपास हुआ। उसके बाद में उसमें अदर सॉल्वेंट जो हुआ, जैसे कि हम उसी प्लाज्मा में ही, मतलब जैसे होता है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हम लोग का जितना भी पोषक तत्व हो गया वो होता है। उसके बाद में जितना भी वेस्ट होता है सब प्लाज्मा में ही होता है, और इसके अलावा और कुछ भी चीज है जो इसी में पाया जाता है ना, प्लाज्मा में। उसके बाद में आपका आता है इरिथ्रोसाइट, नीचे जो होता है एरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो जैसे जैसे एक बात ये होता है, जैसे आरबीसी का हम बात किए, है ना, तो खून तो लाल होता है कि नहीं, खून लाल होता है। तो इसका कारण क्या है ना, इसका कारण क्या है, खून लाल होता है इसका बताओ कोई। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के कारण। तो अच्छा, नाम में देखो, हिम और जो ग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन जिसको तुम आप लोग बोल रहे हो, हिम और ग्लोबिन, उसमें दो शब्द से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके बाद में बताते हैं। अच्छा अच्छा, अब आपका आ गया, हम प्लाज्मा के बारे में बता दिए। तो प्लाज्मा जो होता है हमारे खून का 55% के आसपास होता है। तो प्लाज्मा हमको बहुत कुछ बताता है,
बहुत कुछ बताता है। जब हम ब्लड को किसी कंटेनर में रख के जब हम छोड़ देंगे ना, तो हम प्लाज्मा का जो अमाउंट है प्लाज्मा का जो मात्रा है करीब करीब हाफ से थोड़ा ज्यादा होता है ना। हाफ से उसको छोड़ देंगे तो हाफ से करीब करीब ज्यादा होगा। अगर कोई एनीमिक पेशेंट होगा, है ना, किसी का हीमोग्लोबिन या खून का मात्रा कम होगा, तो इस केस में प्लाज्मा का जो अमाउंट है जब हम उसको नापते हैं तो हम बोले करीब करीब आधा से थोड़ा ज्यादा होगा, है ना, 55% के आसपास। तो उसको जब हम मापेंगे, अगर एनीमिक कोई पेशेंट होगा, एनीमिक आदमी होगा, जिसमें हीमोग्लोबिन का मात्रा कम होगा, उसमें प्लाज्मा का मात्रा जो है ना बढ़ा हुआ होगा, तो हम बिना टेस्ट किए बिना जाने भी हम जान सकते हैं कि उसका प्लाज्मा ज्यादा है। इसका मतलब ही है कि वो पेशेंट एनीमिक है ना। अगर और एक बात है, अगर मान के चलो किसी आदमी का मान के चलो खून का मात्रा उसमें ज्यादा है ना, तो यहाँ पे भी हम जान जाएंगे, यहाँ पे भी जान जाएंगे प्लाज्मा को देख करके, प्लाज्मा को देख करके जान जाएंगे कि उस आदमी का जो ब्लड का मात्रा है उसमें ज्यादा है बिना टेस्ट किए, है ना। और एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि किसी को जो है ना हाँ, मान के चलो कोई चर्बी वाला आदमी है, चर्बी वाला आदमी है, तो चर्बी जो होता है व्हाइट व्हाइट दिखेगा। जब भी प्लाज्मा को हम देखेंगे, है ना, प्लाज्मा को देखेंगे तो उस पे जो अपीयरेंस आएगा, जो दिखेगा वो व्हाइट दिखेगा, है ना। तो इससे भी हम पता चल जाएगा कि प्लाज्मा जो व्हाइटिश है, इसका मतलब ही है वो जो आदमी है बहुत ज्यादा फैटी होगा, है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ होगा, चर्बी उसका बढ़ा हुआ होगा। तो हमको प्लाज्मा से बहुत कुछ जानकारी मिलता है ना, बहुत कुछ जानकारी मिलता है। और नेक्स्ट चीज आता है आपका आरबीसी, है ना। आरबीसी, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, है ना। तो इसका जो साइज जो होता है 7.2 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। अच्छा, माइक्रोमीटर इसको समझते हैं, उसका साइज क्या है, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं आरबीसी का जो साइज होता है 7.2 के माइक्रोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे कि मतलब सेल का जो साइज है वो कैसे है। तो देखो, 1 mm जान रहे हो, 1 mm कितना साइज होता है, कितना बड़ा होता है 1 mm, मतलब 1 mm होता है 1 सेंटीमीटर का 10 पार्ट, 1 सेंटीमीटर का 10 पार्ट को 1 mm बोलेंगे। अगर हम वो 1 mm को 1000 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, 1 mm को 1000 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो एक पार्ट जो हमको मिलता है वो होता है आपका माइक्रोमीटर, ठीक है ना, माइक्रोमीटर होता है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत छोटा चीज होता है mm, और उसका 1000 पार्ट होता है माइक्रोमीटर। तो इससे मापते हैं हम सेल साइज को, उसको हम नंगे आंखों से देख नहीं सकते हैं, है ना। तो जब भलोसाई मिठाई जो देखा होगा आपने, है ना, उसका किस तरह से शेप एंड साइज होता है, उस तरह से आरबीसी दिखता है ना। और जहां बात आई उसका कलर का, है ना, कलर जो रेड कलर होता है, एक्चुअली आरबीसी में मतलब रेड ब्लड सेल्स में श्वेत लाल रक्त कण में जो उसका कलर देने के लिए जो काम करता है वो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन होता है। तो आरबीसी में मतलब लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन जो होता है वो अटैच्ड होता है ना, अटैच्ड होता है। तो जैसे कि कोई एनीमिक पेशेंट होगा या कुछ भी होगा, तो हम ना मतलब आरबीसी में अटैच्ड हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे भी हम जान जाते हैं कि वो आदमी जो है एनीमिक है या फिर क्या है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, हम आप लोगों को भी कोशिश करेंगे दिखाने का, जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो मतलब अगर कोई भी आरबीसी में अटैच्ड हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन जब कम होगा, है ना, तो वो हल्का 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 लाल कलर का दिखेगा, हाइपो कलर्ड दिखेगा, है ना। और उसका उस आदमी का अगर हीमोग्लोबिन ठीक ठाक है, तो जब उसको देखेंगे तो जोर से पिंकिश दिखेगा, है ना। तो हम बिना नापे भी हम जान जाते हैं कि उस आदमी का जो आरबीसी है वो ज्यादा है या बड़ा है ना, ज्यादा है या कम है, ठीक है ना। तो आरबीसी ये हो गया। और आरबीसी का जो कलर होता है ना, वो लाल होता है, इसका पीछे का कारण होता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी हो गया। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बोले तो श्वेत रक्त कण, है ना,
श्वेत रक्त कण इसको बोलते हैं, हिंदी में श्वेत रक्त कण बोलते हैं, उसके बाद में इंग्लिश में आपको बोलते हैं WBC, है ना। तो WBC का जो काम होता है, श्वेत रक्त का जो काम होता है, इसका बेसिकली होता है काम मतलब बीमारियों से लड़ना, है ना। जैसे हमारा शरीर में कोई भी बाहर से चीज एंट्री किया, है ना, एंट्री किया तो उसका काम होता है, उसको क्या करता है ना, वो इनगल्फ कर लेता है। जैसे कोई बाहर से चीज आया, हमारे शरीर के बाहर से आने वाला कोई भी चीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन बोले तो मतलब बाहर का कोई भी चीज होगा हमारे शरीर में एंट्री किया, उसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। उसके बाद में हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसका काम क्या काम है, अगर मान के चलो बाहर से कोई चीज हमारे शरीर में एंटर किया तो हमारा शरीर का जो रोधी तंत्र जो है, मतलब इम्यून सिस्टम जो है, उसका काम क्या होता है, वो तो पहचान लिया हमारा शरीर को कि कोई बाहर से चीज एंटर किया है, तो हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेगा, वो हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको मारने के लिए जो एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा, है ना, एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। तो ये काम होता है आपका WBC का, है ना। तो जितना भी आउटसाइडर जो होता है हमारा शरीर में एंट्री करता है, तो उसको क्या करता है कि वो मार देता है, ठीक है। और मारने का तरीका इनगल्फ कर देता है। जैसे कि कोई बाहर से आया, उसको पूरा क्या करता है, उसको वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है, अपने शरीर के अंदर, मतलब सेल्स में उसको घुसा लेता है। उसके बाद में पूरा दरवाजा बंद कर लेता है पूरा, है ना, पूरा बंद कर देता है। उसके बाद में वो तो उसको पूरा अंदर ही उसको निकल जाता है ना, निकल जाता है। तो जब भी मतलब जब भी कोई बीमारी होता है ना, तो सबसे ज्यादा हमारा शरीर में एक्टिव होता है वो WBC होता है। तो मान के चलो हमारा शरीर में इन्फेक्शन हो गया, है ना, इन्फेक्शन हो गया, तो इस केस में क्या होता है, इन्फेक्शन हो गया तो हमारा WBC का काम तो है कि बीमारी से लड़ने का काम करता है। तो जब भी हमारा शरीर में बाहर से कोई चीज एंट्री किया, बीमारी पैदा करने वाला कोई भी चीज है, वो हमारा शरीर में एंट्री किया, तो उस समय क्या करेगा, हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम जो है उसको पहचान लेता है ना, इम्यून सिस्टम पहचान लेता है। उसके बाद में WBC का संख्या एकदम से बढ़ जाता है ना, पार्टिकुलर डिजीज के हिसाब से WBC का संख्या जो होता है वो एकदम से बढ़ जाता है ना, एकदम से बढ़ जाता है। जब हम उसको नापते हैं तो WBC अगर श्वेत रक्त कण का संख्या जब ज्यादा होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन है और किसी तरह का गड़बड़ी है ना। तो जहां आता है बात WBC का श्वेत रक्त कण का है, तो इसको भी हम लोग जो है ना बीमारी के हिसाब से इसका काम अलग अलग होता है ना। तो WBC को भी हम लोग, श्वेत रक्त कण को भी हम लोग 5 भाग में बांटते हैं। पहला भाग जो होता है वो न्यूट्रोफिल होता है, होता है, इसको पॉलीमॉर्फ भी बोलते हैं। और दूसरा भाग जो होता है वो लिम्फोसाइट होता है ना। उसके बाद में मोनोसाइट होता है, इसिनोफिल होता है और बेसोफिल होता है। तो हम WBC का 5 टाइप होता है ना, WBC का। फिर से बोलिए सर एक बार। अच्छा, हम बताए WBC जो है वो उनका काम क्या है, बीमारी से लड़ना, है ना, बीमारी से लड़ने का काम है। तो अलग अलग बीमारी के लिए मतलब हमारा शरीर जो है अलग अलग टाइप से एक्टिव होता है। तो WBC भी का 5 टाइप होता है। पहला टाइप होता है न्यूट्रोफिल लिखो। दूसरा टाइप होता है लिम्फोसाइट। तीसरा टाइप होता है आपका मोनोसाइट। चौथा टाइप होता है आपका इसिनोफिल। और पांचवा टाइप होता है आपका बेसोफिल। WBC का 5 टाइप होता है। पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा लिम्फोसाइट, तीसरा मोनोसाइट, चौथा इसिनोफिल, पांचवा बेसोफिल, ठीक है, बेसोफिल, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका काम भी अलग अलग है ना। अच्छा, मान के चलो हमको बीमारी हो गया, तो इसमें हम डिफरेंशिएशन का बात नहीं कर रहे हैं। बीमारी हो गया तो पक्का है इन्फेक्शन हो गया, तो या तो हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम उस पर रिस्पॉन्ड करेगा तो WBC का संख्या बढ़ जाएगा। हाँ, और एक चीज लिखो,
WBC जो होता है हमारा शरीर में नॉर्मल में 4000 से लेकर के 11000 के बीच में होता है। इसको लिखना, हमारा शरीर में WBC का जो नॉर्मल रेंज होता है 4000 से लेकर के 11000 सेल पर माइक्रोलीटर होता है। ये नॉर्मल रेंज होता है। तो इसी को हमको जचना होता है। जैसे मान के चलो अगर इम्यून सिस्टम हमारा ठीक है, हमको इन्फेक्शन हो गया तो पक्का है कि WBC का संख्या बढ़ेगा। और इस केस में और एक चीज होता है, जैसे कि कुछ डिजीज ऐसा होता है जिसका डायरेक्ट अटैक हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पे करता है। इम्यून सिस्टम पे करता है बोले तो जो प्रतिरोधक तंत्र होता है हमारा शरीर में उस पे करता है। तो बोले तो कौन सा? HIV का नाम सुना ही होगा तुम लोग। कोविड के केस में भी यही होता है ना। तो HIV के केस में क्या होता है बाबू, HIV जो होता है, HIV इन्फेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट अटैक करता है हमारा इम्यून सिस्टम के ऊपर। तो हमारा शरीर का जो WBC होता है उसका रेंज है 4000 से लेकर के 11000 के बीच में। जब भी HIV इन्फेक्शन होगा तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि उसका जो WBC का संख्या है 4000 से अगर नीचे हो गया है ना, तो हमको पता अवेयर हो जाना चाहिए कि इसको HIV का इन्फेक्शन था, वो धीरे धीरे एड्स में कन्वर्ट हो रहा है ना। HIV इन्फेक्शन के केस में WBC का संख्या अपना लिमिट रेंज में ही रहेगा है ना। लेकिन जैसे भी HIV जो है वो अनकंट्रोल्ड हुआ है ना, तो उस पे हम लोग देखते हैं कि WBC का जो संख्या है ना, तो उससे हम लोग जान जाते हैं कि इसको HIV इन्फेक्शन है और वो एड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है, एड्स में जा रहा है। हेलो संगीता, आप अपना उसको ऑफ करो, म्यूट करो, म्यूट करो, स्पीकर को म्यूट करो। अच्छा, तो HIV केस में क्या होता है कि वो WBC का संख्या कम हो जाता है ना। तो यहाँ पे एक चीज ये भी है, तो HIV को जानने के लिए हमको उसका टेस्ट करने का ही जरूरत नहीं होता है। अगर हम WBC का संख्या कम है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि पक्का है उसको कि HIV हो सकता है ना। तो ये आपका हो गया WBC। तो इसमें 5 टाइप का जो हम आपको कंपोनेंट बताया WBC का, तो पहला जो होता है न्यूट्रोफिल होता है। तो न्यूट्रोफिल में क्या होता है, अगर हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उस केस में क्या होता है, हमारा शरीर का जो न्यूट्रोफिल का जो संख्या है वो बढ़ जाएगा है ना। तो न्यूट्रोफिल का जो रेंज होता है वो 40 से 70% के आसपास होता है। WBC में सबसे ज्यादा अगर संख्या किसी का होता है तो वो न्यूट्रोफिल का होता है ना, न्यूट्रोफिल का होता है। और इसका जो संख्या है वो करीब करीब 40 से लेकर के 70% तक होता है ना। तो जब भी हमारा शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो ये पार्टिकुलर सेल्स जो होता है न्यूट्रोफिल है वो एक्टिव होगा है ना। उसके बाद में आता है आपका लिम्फोसाइट। तो जब भी हमारा शरीर में वायरल इन्फेक्शन होगा, सर्दी जुकाम कोविड है ना, वायरल इन्फेक्शन होगा तो उस केस में इम्यून सिस्टम के तौर पे उसको रोकने के लिए कौन एक्टिव होगा, होगा लिम्फोसाइट है ना, लिम्फोसाइट होगा। जब भी हमारा शरीर में वायरल इन्फेक्शन होगा तो उस केस में WBC का लिम्फोसाइट जो होता है वो एक्टिव होगा है ना। नेक्स्ट आता है आपका मोनोसाइट है ना, मोनोसाइट। तो जब भी हमारा शरीर में पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा है ना, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा तो उस केस में हमारा शरीर का मोनोसाइट जो है वो एक्टिव होगा है ना, और वो उससे लड़ने का कोशिश करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका इसिनोफिल। तो हमारे शरीर में कभी भी कोई एलर्जिक कंडीशन होगा, जैसे कुछ कुछ होता है ना कि हम इसको खा गए तो हमको ये एलर्जी हो गया, फुंसी सब आने लगा, ठीक है ना। तो जब भी हमारे शरीर में किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन होगा, एलर्जी होगा, तो एलर्जी को रिस्पॉन्ड करने वाला जो सेल होता है
वो होता है इसिनोफिल, है ना, इसिनोफिल। तो जब भी हमारे शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन होगा तो जब हम देखेंगे तो इसिनोफिल का संख्या बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। जब इसिनोफिल का संख्या बढ़ा हुआ मिलेगा तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा शरीर में क्या चीज है, हमारा शरीर में किसी भी तरह का एलर्जी हुआ है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट होता है, ये बहुत कम ही केस में पड़ता है, बेसोफिल, है ना, बेसोफिल होता है। तो इसका काम क्या है, जब भी हमारा शरीर में किसी तरह का कैंसरस का स्टेज होता है, कैंसर होता है ना, तो उस केस में हमारा शरीर का जो बेसोफिल होता है वो वो एक्टिव होता है और उसका संख्या बढ़ जाता है, ठीक है। और जहां तक बात है न्यूट्रोफिल का, हम फिर से बता रहे हैं, न्यूट्रोफिल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में एक्टिव होगा, लिम्फोसाइट वायरल इन्फेक्शन के केस में एक्टिव होगा, मोनोसाइट पैरासाइटिक इन्फेक्शन के केस में एक्टिव होगा, इसिनोफिल वो होगा एलर्जिक केस में होगा, बेसोफिल कैंसरस केस में होगा, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं, है ना, तो इसको हम आपको कभी कोशिश करेंगे दिखाने का, जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम इसको पहचानते कैसे हैं। एक्चुअली इसका भी पहचानने का बड़ा आसान तरीका है। न्यूट्रोफिल होगा वो मल्टी लोब का होगा, मतलब कोई भी सेल्स होता है ना उसमें न्यूक्लियस होता है, मतलब केंद्रक जिसको हिंदी बोलते हैं। तो 4-5 केंद्रक वाला जो सेल होगा और जिसका पिंकिश कलर होगा, ठीक है, उसके बाद में उसका साइटोप्लाज्म में एकदम महीन महीन कोर्स होगा, तो वो न्यूट्रोफिल होगा, है ना। न्यूट्रोफिल मल्टी लोब का होता है ना। उसके बाद में जहां तक आ गया लिम्फोसाइट का, तो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट का जो कलर होगा वो आपका ब्लूइश ब्लू होगा, ठीक है ना, तो पर्पल होगा। तो क्या होगा, तो लिम्फोसाइट का जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक होगा वो पूरा सेल में फैला हुआ होगा, है ना, लिम्फोसाइट का वो पूरा सेल में फैला हुआ होगा। और लिम्फोसाइट जो है करीब करीब उसका साइज जो होता है वो आरबीसी के बराबर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, अगर हमको मोनोसाइट को पहचानना हुआ, ठीक है, तो वो जो होता है मोनोसाइट का जो केंद्रक होता है वो किडनी शेप होता है, किडनी शेप, मतलब एक पिन होता है ना, पिन मतलब पिन का पीस, है ना, वो किडनी शेप इस तरह से, है ना, तो किडनी शेप्ड होगा, किडनी शेप्ड होगा इसका। उसके बाद में इसिनोफिल जो होगा उसका केंद्रक जो होगा, है ना, वो बाइलोब होगा, जैसे चश्मा जो है ना इस तरह से बाइलोब होगा, तो उसमें जो केंद्रक होगा दो होगा, इस तरह से दो केंद्रक होगा। और उसमें जो ग्रैन्यूल्स होगा वो मोटा मोटा होगा और मतलब लाल दिखता है, तो आराम से हम पहचान सकते हैं। और बेसोफिल होगा वो करीब करीब इसिनोफिल के लिम्फोसाइट के जैसा ही होगा, लेकिन लेकिन उसमें जो ग्रैन्यूल्स होगा वो डेंस होगा, उसमें पिंच किया हुआ होगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा पूरा आपका डब्ल्यूबीसी, है ना। तो डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा शरीर में। इसका मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो इसका सेल्स कम होता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम का ये पार्ट होता है। अब नेक्स्ट चीज आता है आपका प्लेटलेट, है ना, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट जो होता है ना, प्लेटलेट जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, जब हम सेल को रखेंगे ना, सेल को रखेंगे तो ऊपर तो हो गया प्लाज्मा, नीचे आपका हो गया आरबीसी। और प्लाज्मा प्लाज्मा और आरबीसी के बीच को सेपरेट करने वाला जो छोटा सा 1 सेंटीमीटर के 1 mm के आसपास जो एरिया होता है वहां पे आपको प्लेटलेट्स पाया जाएगा, है ना, वहां पे आपको प्लेटलेट पाया जाएगा। तो इसको इसका दूसरा नाम भी होता है थ्रोम्बोसाइट, है ना, थ्रोम्बोसाइट होता है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और आरबीसी का दूसरा नाम आपका होता है इरिथ्रोसाइट। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी का होता है, श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। तो उसी तरह से प्लेटलेट का भी एक दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। तो इस पे प्लेटलेट का क्या काम होता है, जब भी हमारा शरीर में, है ना, जब भी हमारा शरीर में कट जाता है, कट जाता है, तो वहां पे प्लेटलेट क्या करता है, हमारा शरीर में पाया जाने वाला फैब्रोनोजिन जिसको बोलते हैं वहां पे जाकर के वो फैब्रिन का निर्माण, फैब्रिन मतलब जाल का निर्माण करता है, जाल, फैब्रिन जो प्रोटीन होता है वो जाल का निर्माण करता है, वहां पे जाल का निर्माण करेगा। उसके बाद में प्लेटलेट्स जो होगा वहां पे जाकर के वो अटक जाएगा, है ना। हमारा
हमारा शरीर में कहीं कट उठ गया तो फैब्रिन का काम होता है फैब्रिक का निर्माण करना, फैब्रिन का निर्माण करना। उसके बाद में जो प्लेटलेट जो होता है वो वहां पे गया, उसके बाद में वो वहां में फंस गया, है ना। ब्लड का फ्लो आउटर बाहर की ओर हो रहा था, वो ब्लड का फ्लो रुक गया, है ना। तो ये काम होता है प्लेटलेट का। तो प्लेटलेट जो होता है ना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। वो मतलब उसको हम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बड़ा मुश्किल से दिखता है। तो प्लेटलेट का काम होता है कभी भी कट छिल जाता है तो उसको रोकने का काम करता है ना। तो हम आपको करीब करीब ब्लड के बारे में और उसका कंपोनेंट के बारे में और उसका वर्क के बारे में, काम के बारे में मोटा मोटी हम आपको बता दिए हैं। अगर इसमें से किसी को और कुछ पूछना है तो पूछो, मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। नहीं तो हेलो सर WBC का फिर से बता दीजिए सर एक बार। डब्ल्यूबीसी का कितना लोग बोल रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी को फिर से बताएं? अच्छा चलो सुनो, डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, उसका उसका जो संख्या होता है हमारा शरीर में वो 4000 से लेकर के 11000 के बीच में होता है ना। 4000 से लेकर के 11000 के बीच में होता है। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, वो बीमारी से लड़ने का काम करता है ना। तो डब्ल्यूबीसी का भी 5 टाइप होता है ना। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग केस में वो अलग अलग टाइप से वो रिस्पॉन्ड करता है ना। तो पहला टाइप जो होता है वो न्यूट्रोफिल हुआ, न्यूट्रोफिल हुआ, है ना। न्यूट्रोफिल हुआ तो न्यूट्रोफिल कब एक्टिव होगा, जब हमारा शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो उस केस में न्यूट्रोफिल का संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपको लिम्फोसाइट। जब भी हमारा शरीर में वायरल इन्फेक्शन होगा, वायरस का अटैक होगा, तो इस केस में हमारा शरीर का लिम्फोसाइट एक्टिव होगा, उसका संख्या बढ़ जाएगा। और इसका संख्या जो होता है 20 से लेकर के 40 के बीच में, है ना। 20 से लेकर के 40% के आसपास में ये होता है ना। न्यूट्रोफिल होगा 40 से 70%, डब्ल्यूबीसी का टोटल संख्या का 40 से 70% होता है ना। तो वही जो परसेंटेज है उसी से हमको पता करना पड़ता है कि न्यूट्रोफिल अगर बढ़ा है तो क्या हो सकता है, न्यूट्रोफिल अगर घटा है तो क्या हो सकता है। इसी तरह से लिम्फोसाइट हुआ, वो होता है 20 से लेकर के 40% तक, है ना। तो 40% से ज्यादा होता है ना। तो इसका मतलब होता है कि हमारा शरीर में वायरल इन्फेक्शन है ना। तो वायरल इन्फेक्शन के केस में हमारा शरीर का लिम्फोसाइट एक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है आपका मोनोसाइट। जब कभी भी हमारा शरीर में पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन बोले तो पैरासाइटिक डिजीज कौन सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज होता है मलेरिया, है ना। तो इस केस में हमारा शरीर का मोनोसाइटिक पार्ट जो होता है वो एक्टिव होगा, है ना। और इसका जो केंद्रक का जो शेप होता है वो किडनी शेप में होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है आपका इसिनोफिल। इसिनोफिल जो होता है हमारा शरीर का, ये कब एक्टिव होगा, जब हमारा शरीर में किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन होगा, है ना। मतलब मान के चलो हमारा शरीर में बाहर से कोई चीज अंदर आए, उसके बाद में हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इसके अगेंस्ट में रिएक्शन होगा। तो इस केस में जब जब भी इस तरह का केस होता है तो हमारा शरीर का पार्टिकुलर जो सेल्स होता है, टारगेटेड पार्टिकुलर जो सेल होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं इसिनोफिल, वो एक्टिव होगा। और इसिनोफिल जो होता है 2 लोब का होता है ना। 2 लोब का होगा, उसको आराम से हम पहचान लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है डब्ल्यूबीसी का, वो होता है आपका बेसोफिल। बेसोफिल कब एक्टिव होगा, जब हमारा शरीर में कैंसरस का स्टेज होगा, कैंसर होगा, तो उस केस में बेसोफिल का संख्या बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। तो हम आराम से जान जाएंगे कि ये इस चीज में ये हुआ है। अच्छा एक चीज ये भी होता है, जैसे कि मान के चलो कैंसरस के कंडीशन में क्या होता है ना, कैंसर में होता क्या है कि अगर मोटा मोटी हम बोल जाएंगे कैंसर केस में, मोटा मोटी बोले तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, मतलब वो सेल का ऐसा ग्रोथ
है ना, जो कंट्रोल्ड है, वो जो रुकता नहीं है। और जितना भी हम सेल के बारे में आपको बताएं, सब सेल का लाइफ स्पेन होता है। आरबीसी जो होता है एक से आपका 120 डेज होता है, 120 डेज के आसपास वो जिंदा रहता है आरबीसी। इसको लिख लो, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना दिन तक रहता है, 120 दिन तक, करीब करीब उतना दिन तक रहता है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है वो करीब करीब 24 से लेकर के 30 घंटे तक होता है। डब्ल्यूबीसी होता है हमारा शरीर में 24 से लेकर के 30 घंटे तक होता है ना। और इसी तरह से आपका प्लेटलेट जो होता है वो, उसका भी लाइफ स्पेन होता है, करीब करीब एक दिन का होता है ना। तो ये आपका डब्ल्यूबीसी हुआ। और प्लेटलेट हुआ, जब भी हमारा शरीर का फिट खिल जाता है तो उस समय वो उसको रोकने का काम करता है। ठीक है यहां तक? क्लियर है? यस सर। अच्छा अच्छा, हम लोग अब चलते हैं, जैसे हम ब्लड के बारे में तो बता दिए, ठीक है, ब्लड के बारे में बता दिए, लेकिन जैसे कि ब्लड जो होता है, जैसे कि बोलते हैं ना कि तुम्हारा ब्लड ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए बी है, ओ है कि नहीं, है ना? तो सर तो हम लोग आप चलेंगे रक्त समूह के बारे में जानने के लिए, है ना। तो जो रक्त समूह जो है, मतलब ब्लड ग्रुपिंग, मनुष्य में, हम लोग का ह्यूमन बॉडी में करीब अगर बात किया जाए ब्लड ग्रुप के बारे में, तो अब तक करीब करीब 300 टाइप का मतलब ब्लड ग्रुप है। 300 टाइप का ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप सिस्टम, है ना, जिससे हम लोग पता करते हैं। और जो ह्यूमन ब्लड के लिए जो हम लोग मेडिकली जो यूज करते हैं, वो ब्लड ग्रुपिंग का जो सिस्टम होता है वो एबीओ है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, है ना। तो ये हमको बताता है कि आपका ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए बी है, ए बी है या ओ है ना। तो देखो, हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है ना, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब होता है उसका ब्लड में, आरबीसी में, उसका आरबीसी में जो एंटीजन पाया जाएगा वो ए एंटीजन होगा। तो ए एंटीजन के कारण उस ब्लड का नाम ए पड़ा, ए पड़ा, ठीक है। उसके बाद में जिस किसी भी आदमी का ब्लड में बी एंटीजन होगा, है ना, आरबीसी में अटैच्ड बी एंटीजन होगा, है ना, वो ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा, है ना। उसके बाद में जिसमें ए और बी दोनों तरह का एंटीजन होगा वो कहलाएगा ए बी, है ना, ए बी कहलाएगा। उसके बाद में किसी का ब्लड में ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है ना, तो वो ब्लड कहलाएगा ओ। इसको फिर से देख लो, लिखना है तो लिख लो। अगर किसी मनुष्य का, किसी आदमी का बोलते हैं ना कि ए ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव नेगेटिव का हम बात नहीं कर रहे हैं, ए ब्लड ग्रुप है, तो ए डिसाइड करने का जो काम करता है, ब्लड में अगर ए एंटीजन होगा तो वो ब्लड जो होगा ए होगा, ए ग्रुप का होगा। उसके बाद में बी एंटीजन होगा उसमें अटैच्ड, तो वो बी एंटीजन होगा। अगर ए और बी दोनों एंटीजन होगा, है ना, तो वो होगा ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर किसी मनुष्य का ब्लड में ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, मतलब कोई एंटीजन नहीं होगा, कोई भी एंटीजन उसमें अटैच्ड नहीं होगा, तो इसका मतलब हुआ कि वो, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ ब्लड ग्रुप होगा। ओ मतलब जीरो, नो एंटीजन, नो एंटीजन, नील ब्लड ग्रुप इसको बोलते हैं, है ना। तो एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुपिंग का जो काम होता है वो हमारा शरीर में पाए जाने वाले एंटीजन के हिसाब से, प्रोटीन के हिसाब से डिसाइड होता है कि इसका ब्लड ग्रुप जो है ए एंटीजन वाला है तो ए एंटीजन वाला होगा, ए नहीं, ए एंटीजन वाला है तो ए ग्रुप होगा, बी एंटीजन वाला होगा तो बी ग्रुप होगा, और ए और बी दोनों होगा तो ए भी होगा, और ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो वो
ओ होगा, मतलब जीरो एंटीजन है। जीरो एंटीजन है मतलब ओ ब्लड ग्रुप है उसका, है ना, ओ ब्लड ग्रुप है। अच्छा, मान के चलो, तो हम इसको जानते कैसे हैं, जानते कैसे हैं, मान के चलो, हम जब हम लोग को टेस्ट या कुछ भी करना होता है, तो मान के चलो किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए है ना, ए ब्लड ग्रुप है, तो हम प्लाज्मा के बारे में हम आप लोग को बताए थे, तो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है मतलब ए एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप है, तो एंटीजन है, तो उसी के अगेंस्ट में हमारा सीरम में, हमारा प्लाज्मा में एंटी एंटी ए एंटीजन होगा, है ना, ए एंटीजन होगा हमारा जो ब्लड में होगा, एंटी सॉरी मतलब जो एंटीबॉडी होगा हमारा, हम यहाँ पे करेक्शन करना चाहेंगे, अगर मान के चलो हमारा ए ब्लड ग्रुप है ना, ए ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा प्लाज्मा में पाया जाने वाला जो एंटीबॉडी होगा वो एंटी बी होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देने वाला बात है। मान के चलो हमारा ब्लड ग्रुप ए है ना, तो हमारा प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा वो एंटी बी होगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इसको। अच्छा, उसके बाद में बी ग्रुप होगा, है ना, किसी का ब्लड, है ना, तो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाया जाएगा वो एंटी ए होगा। यही सब चीज है जो हमको डिसाइड कराता है कि आपका ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ गया ए बी, है ना, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, तो इस केस में क्या होगा, उसमें एंटीबॉडी जो होगा नील होगा, है ना, एंटीबॉडी नील होगा, मतलब उसमें एंटीबॉडी होगा ही नहीं उसका प्लाज्मा में, है ना। उसके बाद में जिस किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ओ होगा, है ना, तो उसमें क्या होगा, एंटी ए होगा एंटीबॉडी, उसके बाद में एंटी बी एंटीबॉडी होगा। कहने का मतलब ये है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ए एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप है, तो उसका सीरम में, उसका प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा वो एंटी बी होगा। उसके बाद बी का उल्टा एंटी ए होगा। उसके बाद में ए बी है तो उसमें एंटीजन कुछ नहीं है, तो एंटीबॉडी भी उसमें कुछ नहीं होगा, है ना। उसके बाद में ब्लड ग्रुप ओ के केस में क्या होता है, उसमें एंटी ए और एंटी बी दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो हम बता दिए, ए ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन पाया जाएगा, बी ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन पाया जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ओ ब्लड ग्रुप है, उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप है तो उसको उसमें ए एंटीबॉडी पाया जाएगा, नहीं नहीं, एंटी बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। उसके बाद में ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटी ए पाया जाएगा। उसके बाद में ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीबॉडी होगा ही नहीं, है ना। उसके बाद में ग्रुप ओ है तो उसमें एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा। तो इस तरह से हम ब्लड ग्रुपिंग का वर्गीकरण करते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप का एंटीजन एबियो सिस्टम में, ठीक है, एबियो सिस्टम में हम लोग ब्लड ग्रुप करते हैं। और इसमें एक चीज होता है, जो ब्लड का पॉजिटिव नेगेटिव जो बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना, तो आपका आपका बी पॉजिटिव है, मेरा ए पॉजिटिव है, उसका ए बी पॉजिटिव है, उसका ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, तो एक्चुअली इसका डिसीजन कैसे होता है, तो जिस तरह से मतलब एक एक्चुअली आरबीसी में जो होता है, हर ब्लड में एक एंटी जो एंटीजन अटैच्ड होता है, एच एंटीजन, ठीक है। तो हर एक आदमी का ब्लड को, चाहे वो किसी भी ब्लड ग्रुप का होगा, ठीक है ना, उसमें एच एंटीजन जो होता है वो अटैच्ड होता है। एच एंटीजन उसमें, जैसे जिस तरह से ए एंटीजन था, बी एंटीजन था, उसी तरह से हर एक ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन, है ना, एच एंटीजन उसमें अटैच्ड होता है, हम सब में अटैच्ड होता है। जब हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव जब हम निर्धारण करते हैं, है ना, तो जिस किसी भी आदमी का ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, तो उस पे तो वो ए पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, है ना, प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं प्रेजेंट होगा तो नेगेटिव होगा, है ना। इस तरह से कोई भी हम ब्लड ग्रुपिंग में डिसाइड करते हैं कि उसका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एंटिटी आरएच जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उसका जो ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिर या फिर क्या है, ठीक है। तो ये रहा हमारा
ब्लीड। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर एक चीज बता दीजिए कि ये जैसे किसी का खून कमी हो गया है तो इसको खून चाहिए, तो ये किसको किसको दे सकता है, इसको बता दीजिए ना। एक बी जो ए बी सी है ना, वो इसके बारे में। अच्छा, एक्चुअली देखो, ये एक्चुअली ब्लड ग्रुपिंग तो हो गया, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग तो हो गया। तो एक्चुअली जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बात आता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो अगर हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, अच्छा क्वेश्चन, ट्रांसफ्यूजन करना है तो सबसे पहले है कि हमको, सबसे पहले उसका तो हमको ग्रुप चेक करना है, ब्लड ग्रुप चेक करना है। ठीक है, हम ब्लड ग्रुप चेक करना है। उसके बाद में जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कि मान के चलो किसी का ए समूह का ब्लड ग्रुप है ना, ए समूह का ब्लड ग्रुप है, तो उस केस में क्या होगा, अगर ए समूह का ब्लड ग्रुप होगा तो वो किसको किसको दे सकता है। तो ए है, इसका मतलब जिस जिसके ब्लड ग्रुप में ए होगा, है ना, जैसे कि ए है तो ए को तो देगा, ठीक है, ए को देगा, ए ब्लड ग्रुप वाला ए को देगा और ए बी को देगा। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाला जिसका ए ब्लड ग्रुप समूह का जो ब्लड आदमी होगा वो किसको डोनेट कर सकता है, वो ए को डोनेट करेगा, ए ब्लड ग्रुप वाला को डोनेट करेगा और ए बी वाला को डोनेट करेगा। ठीक है, और ए ब्लड ग्रुप वाला जो है वो ले किससे सकता है, वो लेगा ए से ले सकता है और वो ओ से ले सकता है। आई बात समझ में। ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, वो डोनेट करेगा किसको, ए ब्लड ग्रुप वाला को डोनेट करेगा और ए बी वाला को डोनेट करेगा, और लेगा किससे, वो ए से लेगा और ओ से लेगा। ठीक है, ए बी से नहीं ले सकता सर? अरे भाई बता रहे हैं, बी से कैसे लेगा, जो एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में हम तुमको बताए, है ना, क्योंकि अगर एक ए से लेगा तो एंटी क्या है, एंटी बी है, बी से लेगा तो एंटी ए है, तो एंटी ए और एंटी बी में जब रिएक्शन होगा तो खून जो है ना वो फट जाएगा, एग्लूटिनेशन जिसको बोलते हैं ये होगा। ठीक है, वो जो हम एंटीबॉडी के बारे में बताए ना, यही चीज होता है ब्लड ब्लड कंपैटिबिलिटी में, तो यही चीज तो हम लोग देखते हैं, है ना, तो उसमें रिएक्शन होता है ना, और वो फट जाएगा, है ना। तो बी वाला जो ग्रुप होगा, बी रक्त समूह का जो ग्रुप होगा, वो उसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, ए एंटीबॉडी पाया जाएगा, है ना, एंटी ए पाया जाएगा। ठीक है, तो एंटी ए पाया जाएगा, तो बी समूह का होगा, किसको किसको ब्लड दे सकता है, वो बी को देगा और ए बी को देगा, क्योंकि जिसमें जिसमें बी लगा हुआ होगा उसको देगा। बी ब्लड ग्रुप वाला वो ले देगा किसको, बी को देगा और ए बी को देगा, लेकिन लेगा किससे, सिर्फ वो लेगा तो बी से लेगा और ओ से लेगा। ठीक है, ओ से लेगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है ए बी, है ना, ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो होगा उसमें ए और बी दोनों तरह का एंटीजन पाया जाता है और उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एक यहाँ पे गौर करना, जैसे ए बी है तो हमको जो है ब्लड लेना और किससे लेना है और किससे नहीं लेना है, वो किससे कौन डिसाइड करता है, वो एंटीबॉडी डिसाइड करता है ना। जो ए ब्लड ग्रुप वाला जो होगा, नहीं ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो होगा उसमें किसी तरह का कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, है ना, तो किसी तरह से वो कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, तो वो किसको देगा, वो किसको देगा, वो ए बी को देगा, ए बी वाला ए बी को देगा, लेकिन वो लेगा किससे, वो लेगा किसी से भी लेगा। ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो होता है वो किसी से भी ले सकता है, क्योंकि उसमें कोई एंटीजन एंटीबॉडी है ही नहीं। तो एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट होता तो किसी ब्लड ग्रुप को लेगा तो रिएक्शन कर जाता, ठीक है ना, रिएक्शन कर जाता। तो इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो आदमी होता है उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं,
है ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसको लिखना, ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर बोले तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। आई बात समझ में? ए बी ब्लड ग्रुप हो जो वाला जो आदमी होगा वो किसी से भी ब्लड ले सकता है ना, लेकिन देगा सिर्फ किसको? ए बी को, है ना। अब उसी तरह से नेक्स्ट आगे बाबू, नेक्स्ट में क्या होगा, मतलब ओ ब्लड ग्रुप हो गया, उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, है ना, कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, और उसमें दोनों तरह का एंटीबॉडी पाया जाएगा, ए भी पाया जाएगा और बी भी पाया जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि एंटीबॉडी ब्लड के केस में दो ही है, ए और बी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो किसी को भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, क्योंकि उसमें सब तरह के एंटीबॉडीज में है। जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें सब एंटीबॉडी है जो ब्लड में होता है, तो वो किसी को भी दे सकता है ना, और ले सिर्फ ओ से ही सकता है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ ब्लड ग्रुप वाला जो आदमी होगा वो किसी को भी ब्लड दे सकता है ना। ओ ब्लड ग्रुप वाला आदमी है वो किसी को भी दे सकता है, और ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है ना। तो ये आपका क्वेश्चन होता है ना। ब्लड ए बी का जो है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो आदमी होगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, किसी से भी ब्लड लेगा। ओ वाला जो होगा यूनिवर्सल डोनर होगा, है ना, क्योंकि उस पे हर तरह का एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, उसमें कोई एंटीजन पाया ही नहीं जाता है, उसमें एंटीजन कोई भी नहीं है ओ में, और उसमें एंटीबॉडी दोनों तरह का है उसका सीरम में, प्लाज्मा में, तो किसी के साथ वो तो रिएक्शन करेगा ही नहीं ना, तो क्या दिक्कत है, किसी को भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लेगा तो सिर्फ ओ से ही। आई बात समझ में? तो एक बात समझ लो, ए बी होगा वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ओ होगा यूनिवर्सल डोनर होता है, और कोई भी चीज होता है मतलब वो डिपेंड करता है उसके प्लाज्मा में पाए जाने वाला एंटीबॉडी, जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, जिसमें दोनों तरह का एंटीबॉडी होगा वो यूनिवर्सल डोनर होगा, है ना। ये है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज ये है, एक्चुअली ये थ्योरी बोलता है कि ये सब मतलब ये है तो इसको देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप हॉस्पिटल्स में जाओगे या हॉस्पिटल में जब भी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़ता है तो उस केस में होता क्या है, कभी भी जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है तो बोला जाता है ना, ए ब्लड ग्रुप है तो वो किसको दे सकता है, ए और ए बी को देगा, और लेगा ओ और ए और ओ से लेगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब अगर ए ब्लड ग्रुप वाला लोग है और ए पॉजिटिव है तो उसको उसके ऊपर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, उसको जो ब्लड दिया जाएगा वो ए पॉजिटिव वाला से ही दिया जाएगा, ना कि ए से, ए बी से, है ना। यह थ्योरी बोलता है ना, थ्योरी बोलता है, लेकिन भाई कौन रिस्क लेगा, ठीक है ना। तो ए ब्लड ग्रुप वाला होगा वो ए से ही लेगा, देता है, बी होगा वो बी से ही लेगा, बी पॉजिटिव होगा तो बी पॉजिटिव का ही उसमें ब्लड चढ़ाया जाएगा। थ्योरी बोलता है कि अगर ए ब्लड ग्रुप है आपको तो आप ए से भी ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, और ए से ले सकते हैं और ओ से ले सकते हैं, लेकिन ऐसा थ्योरी में तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपका ओ है तो ओ से ही जाएगा, ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव ब्लड का ही ट्रांसफ्यूजन होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला से ही आपका ट्रांसफ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये रहा बात, ठीक है। अच्छा विनोद जी, मेरा एक सवाल है, हाँ जी, पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैसे डिसाइड होता है? बोलिए सर। हाँ, ब्लड जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे डिसाइड होता है? एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, एक मिनट। हम ये बोल रहे हैं कि ब्लड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे डिसाइड होता है? अच्छा, हम आपको अभी बताए थे, जैसे कि हम बोले थे, जैसे कि
जो ब्लड ग्रुपिंग का जो डिसीजन होता है, डिसाइड होता है, वो उस ब्लड में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर डिसीजन होता है कि ए है, बी है या फिर ए बी है ना। तो ए बी के साथ में उस ब्लड में और एक तरह के एंटीजन जो होता है वो अटैच्ड होता है, उसमें अटैच्ड होता है, जिसको कि हम लोग एच एंटीजन बोलते हैं, एच एंटीजन है ना, आर एच जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एच एंटीजन अटैच्ड होता है, तो ब्लड ग्रुपिंग का जब टेस्ट होता है तो उस एच को जांचने के लिए ना एक एंटी आर एच उसमें होता है, एंटी डी उसमें हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो मतलब जैसे कि आर को हमको पता करना है, नहीं एच को हमको पता करना है, तो उसको पता करने हम लोग एंटी एच लेना पड़ेगा। जैसे ए को हमको पता करना है तो एंटी ए लेना पड़ेगा, है ना, जस्ट उसका ऑपोजिट लेना पड़ेगा, है ना। तो मतलब जब एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जब रिएक्शन होता है, तो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है, जो आर एच जिसको हम बोलते हैं उसको पता करना है, तो जब भी एच एंटीजन जो उसमें पाया जाएगा वही डिसाइड कराता है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ब्लड ग्रुपिंग में एच ही है जो आपको डिसाइड कराता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है। तो हम लोग आर एच जब टेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग यही जांचते हैं कि आर एच उसमें है या फिर नहीं है। तो इस तरह से होता है, एच एंटीजन सब में पाया जाता है, तो वही एच एंटीजन है, वो आपको बताता है कि आपका पॉजिटिव, अगर वो प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर वो एब्सेंट होगा तो वो नेगेटिव होगा। ये रहा। चलिए, और किसी का सवाल है?